welcome back to Alazi's YouTube channel. Hope everyone is fine. As we have promised, आज हमारे ये लेक्चर अपलोड हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस है एज नीड ऑफ एन आर. तो वो चेंजेस क्या है, मैं पहले वो डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लेक्चर के बारे में बात करेंगे. अभी जो हमारे साथ मसला है वो ये है, कल मैंने आपसे कहा था आपका जो JKSSB का जो कॉमर्स वाला पोर्शन है उसमें से मैंने कहा आपके पास दो टॉपिक्स है. एक टॉपिक है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का, और दूसरा टॉपिक हमने कहा था टैक्सेशन का. फिर हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम पहले ये वाला टॉपिक आपका कवर करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ चेंजेस है आज. दैट इज नीड ऑफ एन आर. वो ये है, हम आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं पहले इनको डिस्कस करेंगे. उसमें हम स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन के पोर्शन से. तो ये वाला पहले कवर होगा, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं इसके बगैर वो वाले धीरे धीरे कवर होंगे, लेकिन कवर हम पूरा कोर्स करेंगे. तो लेट स्टार्ट टैक्सेशन. तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सरकार. जो करंटली हमारी सरकार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. जो एक कंट्री की सरकार होती है उसको पूरा देश चलाना होता है. देश चलाने के लिए उसको कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं. जैसे कि पहला एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में ब्रिजेस, रोड्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके. दूसरी फैसिलिटी है आपकी एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी जो सैलरी आती है वो सरकारी डिपार्टमेंट से आती है. तीसरा इनका खर्चा हमने कुछ लिखे हैं. तीसरा इनका खर्चा है हेल्थ केयर. जैसे आपने सुने होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, उनमें कितने सारे जो आपके इलाज वगैरह होते हैं वो सारे आपके फ्री होते हैं. नेक्स्ट आपका है एजुकेशन. आपने सुना होगा या आप तकरीबन सबको आइडिया है कि एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होती है, इनके जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी वगैरह ये सारा हमारे लिए एक्सपेंडिचर है. इससे एक्स्ट्रा भी है, वेलफेयर वगैरह भी है, और डिफेंस का भी खर्चा है. तो सरकार को ये सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं. तो अगर सरकार को ये सारे खर्चे उठाने हैं तो सरकार को चाहिए इसके लिए इनकम, क्योंकि जब इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा तभी ये खर्चा कर सकते हैं. अब सरकार पैसे कहां से लाएगी? सरकार इसके लिए क्या करेगी? सरकार के लिए पैसे लाने का सोर्स क्या रहेगा? तो सरकार के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, यानी सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे और फिर उनको एक्सपेंड किया जाएगा इन चीजों में. तो सरकार क्या करेगी? सरकार के लिए मेन सोर्स जो होता है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो ये है कि उनकी टैक्सेस, जो टैक्सेशन होती है किसी कंट्री की, उनकी टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी भी गवर्नमेंट के लिए. तो हमारे इंडिया में अभी ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है कि टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस है हमारे यहां लेवी होते हैं. तो पहला टैक्सेस जो है वो है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे लिए क्या क्या है. तो पहला है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस. मैंने साथ साथ में इसकी हायरार्की भी आपके साथ डिस्कस करनी है. इसकी हायरार्की क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करता है CBDT, जिसका मतलब हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. और दूसरा जो है सोर्स ऑफ इनकम वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को गवर्न करता है वो है CBIC. पहले इसका नाम था CBEC, ये था पहले, अब ये नहीं है. तो मैं इसकी भी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, हो सकता कहीं जरूरत पड़े कि प्रीवियस नेम क्या था इसका. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करता है CBIC, जो इसका करंट जो गवर्न होता है वो इसी के तहत गवर्न होता है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. लेकिन इससे पहले बोर्ड का नाम था CBEC,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। मैं आपके लिए लिख लेता हूं, हो सकता है आपको जरूरत पड़े। मैं यहां आपको बता देता हूं आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड, क्योंकि करंटली एक्साइज नहीं लग रहा है, किसी किसी चीज पे लग रहा है, इसलिए इसका नाम ही चेंज हो गया, जो कि इसका नाम हो गया सीबीआईसी। लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट्स को भी हेड जो है, इनको जो कवर करता है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स खुद गवर्न होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू खुद गवर्न होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सबसे टॉप लेवल पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज दो उसके हिस्से हैं, एक है सीबीडीटी, दूसरा है सीबीआईसी। सीबीडीटी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करता है, सीबीआईसी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करता है। तो ये रहा हमारा अभी इतना टॉपिक। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद हम आएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। चलो नाउ लेट अस डिस्कस डायरेक्ट टैक्सेस। अभी जैसा हम डिस्कस करके आए, टैक्सेस दो टाइप की होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं डायरेक्ट। सर इसमें हमने हल्का सा अंडरस्टैंड कर लिया व्हाट इज टैक्सेस। अब दूसरा इसका जो है, इसके सामने जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया डायरेक्ट। लेट्स डिस्कस ये डायरेक्ट वर्ड यहां पे यूज क्यों हुआ। डायरेक्ट इसलिए हुआ, इस टैक्स का जो बर्डन है, यानी इस टैक्स का बर्डन और पेमेंट सेम आदमी करेगा। यानी इस टैक्स का जो बर्डन है आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, सेम जो हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको टैक्स अपने जेब से देना पड़ेगा। यानी अगर मैं एज अ टैक्स पेयर हूं, अगर मैं एज एसएससी हूं, तो टैक्स मुझे अपने जेब से देना है। प्लस देगा कौन? आई एम द पर्सन हु इज पेइंग दैट टैक्सेस। एक तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा और खुद ही पे करूंगा। तो ये इसीलिए मैंने क्या लिखा, बर्डन और पेमेंट। ये दोनों चीजें अगर सेम पर्सन पे है, एक ही आदमी पे है, तो दैट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। आगे पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले एक टर्म मैंने यहां पे लिखी है, मैं लिखा डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब ये प्रोग्रेसिव से क्या मतलब है? इट इज लाइक दैट 0%, क्या मतलब मैं डिस्कस करूंगा, 5%, 20%, 30%। क्या मतलब है? मतलब ये पॉइंट मान के चलते हैं हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए। इसका आगे फिर से डिस्कशन होगा, लेकिन अभी ये प्रोग्रेसिव समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर हमारी इनकम 2.5 लाख है, जो कि सीनियर सिटीजन और सुपर सिटीजन के लिए थोड़ा डिफरेंट है, वो आगे डिस्कशन होगा उसका। अभी मैं वो चीज डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा अभी इंडिया का जो सिस्टम है वो ये है कि 2.5 लाख तक आपके यहां टैक्सेशन जो होगी, या 2.5 लाख पर जो टैक्स होगा वो नील होगा। कोई भी आदमी अगर एक साल में 2.5 लाख कमाता है, 2.5 लाख से नीचे कमाता हो, तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सर अगर उसकी इनकम 5 लाख तक चली गई, तो द पर्सन हु अर्न्स 5 lakhs अ ईयर, तो वो इस टैक्स ब्रैकेट में आता है। तो आपकी इनकम 5 लाख, तो हम आपका 5% टैक्स लेंगे। अगर आपकी इनकम अप टू 10 lakhs हो जाती है, तो सरकार आपसे कहती है हम आपसे 20% ले लेंगे। और नेक्स्ट जो लेवल है अप टू नहीं कह सकता मैं, ABOV, अबव 10 lakhs। अगर आपकी इनकम अबाउ 10 lakhs है, तो आप पे सरकार टैक्स लगाएगी 30%। तो मतलब क्या निकला इस बात का? इस बात का मतलब हुआ अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, हमारे सरकार के टैक्सेस भी इंक्रीज होंगे।
परसेंटेज में। जैसा 5 लाख से हम 10 पे गए 20% टैक्सेशन, 10 के ऊपर से आपके कितने भी इनकम है उस पर डायरेक्टली 30% लगेगा। तो दैट इज वाई इन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मींस जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतने सरकार के टैक्स बढ़ेंगे। दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब मुझे पूरा डिटेल डिस्कशन करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करनी है टैक्सेशन के बारे में, जिनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसा कि मैंने लिखा इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे लिए है वो है ईयर। ईयर मींस साल। हमारे यहां दो टाइप का ईयर होता है। जनरली ईयर जो होता है, हम जो जनरली यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और ये पीरियड हमेशा रहता है 12 महीनों का, यानी 12 मंथ्स का पीरियड रहता है। तो दूसरा, पहला हो गया कैलेंडर ईयर, साल भी दो टाइप का है, कैलेंडर ईयर। दूसरा हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो हमें जो डिस्कस करना है वो कैलेंडर ईयर नहीं है, हमें डिस्कस करना है फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि आपको अकाउंटिंग हो चाहे टैक्सेशन हो, मेनली अभी डिस्कशन हो रहा है टैक्सेशन का, तो टैक्सेशन में हर जगह आपको कौन सा रूल फॉलो करना है या कौन सा ईयर फॉलो करना है, तो वो है फाइनेंशियल ईयर। तो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन ये था कैलेंडर ईयर। क्या ये आपके लिए काम की चीज है? आंसर इज नो, ये आपके काम की चीज नहीं है। बट स्टिल आपको इतना सबको पता है कि कैलेंडर ईयर होता है वो जो 1 जन से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर को कंप्लीट हो। उसके बाद दूसरा है हमारा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल ईयर। इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया के सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर चलता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 1 अप्रैल एक साल का होता है और दूसरे साल का, और दूसरे साल का 31 मार्च होता है। तो हम यहां पे जो टैक्सेशन में यूज करेंगे ईयर, वो होगा फाइनेंशियल ईयर। यानी हमने जो वैसे भी बुक्स बनाने होते हैं, हमने जो हिसाब देना होता है सरकार को, हमने कितने पैसे कमाए, वो कमाई कहां से 1 अप्रैल से कितना कमाया आपने अप टू 31 मार्च तक। अब इसके भी दो सीन है, मैंने आपके लिए यहां लिखा, दो टर्म्स इसमें भी निकलती है। एक टर्म है प्रीवियस ईयर, दूसरी टर्म है असेसमेंट ईयर। अब सर ये प्रीवियस ईयर क्या हो गया? प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिसमें आप कमाई करते हैं। प्रीवियस ईयर वो साल होता है, प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं, जिसमें आप पैसा कमाते हैं। तो जिस साल में आपने पैसा कमाया उस साल को हम कहते हैं यहां पे टैक्सेशन में प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, मींस हम जिस साल में पैसा कमाते हैं उस साल को हम यहां पे प्रीवियस ईयर कहते हैं। दूसरा, अब दूसरा साल जो होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में क्या होता है, जो आपने इनकम कमाई, कितनी कमाई, इसकी असेसमेंट कर कैलकुलेशन करेंगे कितनी आपकी टोटल इनकम है, उसकी असेसमेंट होती है नेक्स्ट ईयर में। इसकी जो है कैलकुलेशंस होती है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर जिस साल में कैलकुलेशन होती है उस साल को इनकम टैक्स में कहा जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड, यानी इनकम इज कैलकुलेटेड की। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना हो, तो अभी करंटली कौन सा साल चल रहा है? अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2021। इसका मतलब 2021 इज माय प्रीवियस ईयर, और टैक्सेस इस साल की पे किस ईयर में होंगी? नेक्स्ट ईयर। सर विच नेक्स्ट ईयर? तो नेक्स्ट ईयर इसका बनेगा 21 22। तो मैं ये कहूंगा 2021 इज माय प्रीवियस ईयर एंड 21 22 इज माय असेसमेंट ईयर। तो जिस साल में आप कमाई करते हैं अगले साल उसका हिसाब होता है। ऑब्वियस भी है कि आप जिस साल में कमाई करते हैं उस साल में हम उसका हिसाब नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि हमें हिसाब करना पड़ता है
12 मंथ्स का फुल फाइनेंशियल ईयर का, यानी आपने पूरे साल में कितना कमाया। अब अगर मैं एक साल ले लेता हूं जिसमें आपका आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब अगर मैंने यहां हिसाब कर लिया तो इसका मतलब फुल ईयर का हुआ ही नहीं। सर मैं तो अभी भी फिर से पैसे कमा सकता हूं इन महीनों में, तो इसलिए सरकार कहती है नहीं, ऐसे तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या कर लो, आप पूरे साल पहले कमा लो, साल कंप्लीट हो जाएगा। हम ये साल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर में आपकी कैलकुलेशंस करेंगी, आपका टैक्स कितना बनता है। मैंने कहा कैलकुलेशंस होंगी, टैक्स कितना बनता है। क्या सर टैक्स बी असेसमेंट ईयर में देना पड़ेगा? आंसर इज नो। सरकार आपसे टैक्स इसी प्रीवियस ईयर में ले लेगी, सरकार आपसे टैक्स इसी प्रीवियस ईयर में ले लेगी, और जो टैक्सेस आपको पे करने के पड़ेंगे प्रीवियस ईयर में, उनका नाम रहेगा ADVANCE, एडवांस टैक्सेस। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका भी डिस्कशन आगे करेंगे, एडवांस टैक्स का मतलब क्या है, TDS का क्या मतलब है। तो ओवरऑल मतलब क्या है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि कमाई एक साल में होगी तो उस साल को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, और जिस साल में उस कमाई की कैलकुलेशंस असेसमेंट होगी तो वो अगले साल होगी, जो असेसमेंट जिस साल में होगी उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। क्या सर टैक्सेस भी असेसमेंट ईयर में लिए जाएंगे? आंसर इज जनरली आंसर इज नो। टैक्सेस किस साल में लिए जाते हैं? टैक्सेस प्रीवियस ईयर में लिए जाते हैं, लेकिन उनको लेने का तरीका क्या होता है, इसलिए नो वर्ड यूज क्या किया, एडवांस। हम आपसे टैक्स जो है एडवांस लेते हैं, क्योंकि सरकार ने खर्चा करना, जो पहले हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को मीट करने के लिए वो आपसे टैक्सेस एडवांस में ले लेगी। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टर्म। नाउ डिस्कस द सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज पर्सन। अब सर हम ये पर्सन डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन आपका डिटेल, इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट 1961, उसका एक चार्जिंग सेक्शन, वो सेक्शन 4 जो आपको अथॉरिटी देता है टैक्स लेवी करने की, उसमें एक वर्डिंग लिखी हुई है। वर्डिंग क्या है, एवरी पर्सन। उसने वर्ड क्या किया, एवरी पर्सन। उसने ये वर्ड यूज नहीं किया एवरी इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल वाला वर्ड यूज करता तो इसका मतलब ये होता कि इनकम टैक्स सिर्फ लेवी इंसानों पे हो सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स पे हो सकता है, ह्यूमन बींग्स पे हो सकता है। लेकिन उसने वर्ड यूज क्या किया, उसने इनकम टैक्स ने वर्ड यूज किया एवरी पर्सन। तो पर्सन इंसान भी हो सकता है, पर्सन कोई कंपनी भी हो सकती है, पर्सन कोई फर्म भी हो सकती है। उसका डिस्कशन जो कि मैं अभी करने जा रहा हूं कि कैसे। तो इस चीज की वजह से जो लॉ ने वर्ड यूज किया एवरी पर्सन, सेक्शन 4 का वर्ड है एवरी पर्सन, तो इसलिए हम इस पर्सन को, ये पर्सन कौन कौन है, तो इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पर्सन कौन कौन है। जैसे कि मैंने टाइप्स लिखे हैं, पहला डिस्कशन होगा, क्या सर इस पर्सन में एक इंडिविजुअल कवर होगा? आंसर इज यस। तभी मैंने लिखा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को हम वैसे भी कहते हैं जनरल, अब जनरली कहते हैं इंडिविजुअल इज अ पर्सन। तो इंडिविजुअल को, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है सर। हाँ सर, ये हम लोगों को ये पता है कि इंडिविजुअल को हम पर्सन कह सकते हैं, तभी मैंने वर्डिंग के लिए इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, मतलब एक सिंगल पर्सन। इंडिविजुअल मीन सिंगल, तो सिंगल पर्सन हो सकता है। और ये इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल है नेचुरल पर्सन, जैसे हम और आप, हम सारे कहलाएंगे नेचुरल पर्सन। जैसे मैंने यहां लिखा ह्यूमन बींग, बींग ह्यूमन नहीं सलमान वाला, कौन सा वाला? ह्यूमन बींग। अब दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है HUF पे। तो HUF मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये लोग सरदार वगैरह लोग और मेनली हिंदूज बना सकते हैं। HUF बनती है उनकी मैरिज के बाद ही, उनकी HUF बनती है। मुझे वो डिस्कशन मेरे पार्ट में नहीं है। मेरा डिस्कशन ये है कि आप अगर इंडिविजुअल की, अगर किसी HUF की कमाई है तो सरकार इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता था अगर उसने वर्डिंग यूज की होती इंडिविजुअल। तो उसने वर्ड क्या यूज किया? पर्सन। दैट इज वाई वो HUF पे भी टैक्सेशन लगा सकते हो। नेक्स्ट, पहला पर्सन कौन माना जाएगा? इंडिविजुअल। दूसरा पर्सन माना जाएगा ये F है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
तो इसकी टैक्सेशन अलग तरीके से होती है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी टैक्सेशन कैसी होती है वो डिटेल टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है कंपनी। जैसे आपने सुना होगा टाटा, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वो आती है इस कैटेगरी में। तो अगेन वही सीन है, अगर पर्सन वर्ड नहीं होता तो इन कंपनीज पे टैक्सेशन, जो कि हैवी टैक्सेस जो सरकार होता है कंपनी से ही आती है, इनकी हैवी टैक्सेशन होती है कंपनीज की। तो मैक्सिमम पैसा कंपनी से भी आता है, तो हम इसको कवर नहीं कर पाते, इसलिए लॉ ने यूज किया पर्सन। तो पर्सन, कंपनी भी पर्सन मानी जाती है, लेकिन कंपनी कैसे पर्सन मानी जाएगी? अगर वो, अब पहले मैं डिस्कशन इसके लिए कर रहा हूं कि कंपनी क्या है। कंपनी वो होती है जो रजिस्टर होगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956। वैसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 यूज होता था, बाद में नया एक्ट आया जिसका नाम रखा गया कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी जो एप्लीकेबल है वो 2013 है। हो सकता है कुछ कंपनीज ऑलरेडी, वैसी बात है, कुछ कंपनीज ऑलरेडी बन चुकी थी, वो किस एक्ट के तहत बनी थी? 1956। अभी जो करंटली एक्ट यूज है, अभी जो चल रहा है एक्ट, वो है 2013। तो अभी जो नई कंपनीज बनती है या ऑलरेडी बन चुकी है, वो इसके आधार पर चलती है। अब यहां पे कंपनीज एक्ट ने बोला कि हम क्या देंगे? SLE। SLE का मतलब होता है SEPERAT, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी इज अ पर्सन, क्योंकि कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनको हम जनरली शेयर होल्डर्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, लॉ कहता है ये ओनर्स अलग और कंपनी अलग, दोनों चीजें अलग। ये किस वर्डिंग में होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग और उसके जो मालिक है, उसके जो ओनर्स है, उसके जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स है, वो अलग है। तो ये इस वर्ड को यूज किया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये कंपनीज के लिए यूज किया गया, कंपनी अलग है और उसके जो मालिक है, उनकी ओनर्स जो है वो अलग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फर्म। तो फर्म को अगेन वही बात है, फर्म को भी पर्सन मान लिया गया। और फर्म कैसे बनती है? रिलेशन, जैसे कि फर्म का क्या मतलब है? अगर हम दो चार आदमी मिला के कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर शेयर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर मीन जो पर्सन उस पार्टनरशिप फर्म में आएंगे, उन पर्सन को हम यहाँ पे पार्टनर बुलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस, अगर लॉसेस भी होते हैं वो भी शेयर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर प्रॉफिट लिखा हुआ तो लॉसेस शेयर कर सकते हैं, आंसर इज यस। सेम केस। और ये पार्टनरशिप कहां कवर होती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो अभी इस पार्टनरशिप की अलग से टैक्सेशन होती है, आंसर इज यस। क्या सर उसके जो पार्टनर्स, उनकी टैक्सेशन भी अलग से होती है? आंसर इज अगेन यस। लेकिन कभी अगर डिस्कशन का मौका मिला तो मैं बता दूंगा आपको कि इसकी टैक्सेशन कैसे होती है, लेकिन अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पर्सन जो है हमारा, वो है AOIP, AOP और BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। दूसरा हमारा वर्ड है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स सेम है? करीबन करीबन सेम है, लेकिन एक दिक्कत है, यहां वर्ड यूज किया अगेन लॉ ने, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मैंने अभी डिस्कस किया सर, क्या AOP ये सारे लोग मिलके बना सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये सारे लोग जो है ये पर्संस है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसलिए ये सारे लोग मिलके क्या बना सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो वो अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान ली जाएगी, एक अलग पर्सन मान ली जाएगी। दूसरा वर्ड है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब ये वाला क्रिएट सिर्फ कौन लोग कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स। कौन से सर इंडिविजुअल्स? ये वाले इंडिविजुअल्स। तो ये जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि इसमें इन दोनों में फर्क क्या है। तो ये सारे पर्संस यानी ये सारे मिलके एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस बना सकते हैं, इसमें किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाएंगे, इंडिविजुअल्स में यहां पे रिस्ट्रिक्शन आएगी कि ये सारे लोग नहीं बना सकते। सर फिर कौन बनाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स? ओनली दिस पर्सन, यानी इंडिविजुअल पर्सन जो नेचुरल पर्सन होंगे या ह्यूमन बीइंग होंगे, वो ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
मैंने लिखा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एज यू नो आर्टिफिशियल मीन्स नकली, आर्टिफिशियल जुडिशियल, जुडिशियल मीन्स कानूनी, फिर से पर्सन, नकली कानूनी पर्सन, क्या मतलब हो सर इसका? आर द पर्सन्स, यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल आर द पर्सन्स विच आर नॉट द नेचुरल पर्सन। सर ये नेचुरल पर्सन नहीं होंगे, फिर इनकी सेपरेट लीगल, हालांकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, इनको भी एक क्या दी गई? सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई। यानी सर सेपरेट लीगल एंटिटी का एक यहां पे डिस्कशन पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कानून की नजर में, इन द आइज ऑफ लॉ इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज अ पर्सन, उसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मींस इन द आइज ऑफ लॉ इट इज अ पर्सन, या दिस इज अ पर्सन। उसके बाद मैंने क्या लिखा? सर इसके एग्जांपल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की एग्जांपल्स क्या हो सकती है? जैसे यूनिवर्सिटीज है, बार काउंसिल्स एक्स्ट्रा, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में। क्या सर इनकी टैक्सेशन होती है? आंसर इज यस, इनकी अलग से टैक्सेशन होती है। उसके बाद फाइनल जो लास्ट स्टेज है, सेवंथ टॉपिक है हमारा, वो है लोकल अथॉरिटी। तो इसका मतलब लोकल अथॉरिटी, जैसे मैंने लिखा म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत वगैरह। म्युनिसिपल कमेटी जैसे हमारे पास है अनंतनाग म्युनिसिपल कमेटी, श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी। तो क्या सर इनके ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं? आंसर है सर, सरकार इनके ऊपर भी टैक्सेस अलग से लगाती है। इनको लोकल अथॉरिटी को भी एक सेपरेट लीगल पर्सन मानती है, इन पे भी टैक्सेशन आती है। तो ये सारा डिस्कशन था, 7 पर्सन्स होते हैं टैक्सेशन के हिसाब से। पहला हमारा हो गया इंडिविजुअल, फिर हो गया एचयूएफ, फिर हो गया कंपनी, फिर फर्म, उसके बाद एओपी बीओआई, उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर लोकल अथॉरिटी। तो ये हो गया डिस्कशन हमारा पर्सन के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कशन होगा, नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एसएससी। मैं पहले आपको एसएससी बताता हूं, एक लेमन लैंग्वेज में एसएससी किसे कहा जा सकता है। एक लेमन लैंग्वेज में एसएससी उस पर्सन को कहा जाएगा जो टैक्सेस पे कर रहे हैं। जैसे मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आई विल बी कॉल्ड एन एसएससी। किसी और को, जैसे कंपनी को रिटर्न फाइल करनी है तो कंपनी विल बी कॉल्ड एज एन एसएससी। किसी फर्म को रिटर्न फाइल करनी है तो फर्म विल बी कॉल्ड एन एसएससी। ये है लेमैन की लैंग्वेज में कि एसएससी जनरली किसे कहा जाता है। तो जनरली एसएससी कोई भी पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं यहां पे इनकम टैक्स में एसएससी। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाता हूं कि टेक्निकल टर्म्स है इसके लिए कुछ। एसएससी का मतलब क्या है? तो लॉ कहता है एसएससी का मतलब, पहली कैटेगरी, अ पर्सन बाय हुम एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल, एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द आईटी एक्ट। वो हर कोई बंदा जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी टैक्स पे करना है, कोई भी टैक्स पे करना है सरकार को, उस पर्सन को नाम दिया जाएगा एसएससी। तो पहला वाला लेमन वाली बात होगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। कोई भी पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है विल बी कॉल्ड एज एन एसएससी, चाहे वो फिर फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो फर्म हो, एक्स्ट्रा। तो जो भी पर्सन कोई भी पैसा सरकार को एज ए टैक्स दे रहा है विल बी कॉल्ड एज एसएससी। नंबर टू है every person in respect of whom any proceedings under the IT Act has been started। अब दिक्कत क्या है सर, एसएससी क्या सिर्फ जो बंदा टैक्स पे करता हो वही एसएससी कॉल्ड किया जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि दूसरी बात ये कह रही है कि वो हर बंदा जिसके अगेंस्ट या जिसके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की हो। प्रोसीडिंग किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकती है, जैसे आपने कोई इनकम छुपाई है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लगती है, तो वो सारी यहां आपको सरकार को लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है उसमें कोई दिक्कत है, तो आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो आपने कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना, बट स्टिल आपके अगेंस्ट अगर इनकम टैक्स कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, कोई लीगल एक्शन स्टार्ट करता है, तो आप उसे क्या आप उस पर्सन को भी क्या कहेंगे? उस पर्सन को भी नाम दिया जाएगा, ही इज एन एसएससी इनकम टैक्स के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, ये हो गई ये दो चीज। हाँ जी सर, तो अ पर्सन इज एसेसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अदर पर्सन। क्या सर दूसरे बंदे की इनकम और हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, हमारे यहां असेसमेंट होगी? आंसर इज यस, लेकिन उसका क्या सीन है? उसका सीन है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कोई माइनर, किसी माइनर की इनकम। माइनर का क्या मतलब होता है? जिसकी एज
लेस देन 18 ईयर्स हो, उसे इनकम टैक्स में माइनर कहा जाता है। तो क्योंकि माइनर अपनी आईटी रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है, अगर कोई 18 ईयर्स से कम एज है किसी की, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो लेकिन क्या उसकी कमाई हो सकती है? किसी 18 साल बच्चे की कमाई हो सकती है? आंसर इज यस। जैसे आप देख सकते हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, बच्चे मूवीज वगैरह में काम करते हैं या कहीं और काम कर लेते हैं। तो अगर वो ऐसा कोई काम कर लेते हैं, वो कोई इनकम कमाते हैं, तो क्या उनकी इनकम उनके नाम से टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। उनकी इनकम जो होती है, जितनी भी चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने क्या कमाई हो इनकम, वो इनकम ऐड की जाती है, वो इनकम ऐड की जाती है उसके फादर और मदर की इनकम में। सर आपने बोला दोनों, फादर या मदर की इनकम में, क्योंकि दोनों जो पेरेंट्स है वो दोनों वर्किंग हो सकते हैं। अगर वो दोनों वर्किंग हो सकते हैं, इसका मतलब वो दोनों कमाई करते होंगे। अगर वो दोनों कमाई करते होंगे, तो लॉ कहता है चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट के यहां ऐड की जाएगी जिस पेरेंट के यहां इनकम ज्यादा होगी। तो अगर फादर की इनकम ज्यादा है, तो फादर के यहां टैक्सेबल हो जाएगी। अगर मदर की इनकम ज्यादा है, तो मदर के यहां हो जाएगी। इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन है, इसके ऊपर एक टॉपिक है जिसके हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, जो कि आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। वो तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया। लेकिन अभी जो बात आई थी एसएससी की आई थी, इसलिए मुझे हल्का सा डिस्कस करना पड़ा कि चाइल्ड की इनकम चाइल्ड के हाथों में टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि उसके जो फादर है या लीगल गार्डियन जो होगा उसके हाथों में टैक्सेबल होगा। इसीलिए अब टैक्सेबल किसके हाथों में? सर मेरी इनकम नहीं है, किसी और की इनकम है, मेरे बच्चे की इनकम है, लेकिन अगर वो 18 साल से नीचे है तो मेरे यहां टैक्सेबल होगी। मींस मैं उसकी इनकम का एसएससी बन जाऊंगा। दैट इज व्हाई लॉ कहता है अ पर्सन हु इज एसेसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम या लॉस ऑफ अदर पर्सन, जैसे कि मैंने बोला किसी माइनर की इनकम है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कहता है एनी पर्सन who is deemed to be an SSC, कोई बंदा जिसको मान लिया जाएगा एसएससी, मतलब हम मान लेंगे कि ये एसएससी है। क्यों मान लेंगे? जैसे जैसे सर अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसने ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कमाई की होगी, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, जितना भी पैसा उसने कमाया होगा, क्या वो माफ किया जाएगा? आंसर इज नो। सरकार किसी को नहीं छोड़ती। सरकार यहां पे कहती है, लॉ यहां पे कहता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोई मर जाता है, तो क्या उसकी ड्यूरिंग द ईयर वाली इनकम टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। लेकिन सर वो बंदा तो जिंदा ही नहीं है जिसके यहां टैक्सेबल होना चाहिए, इसलिए लॉ कहता है कि हम क्या करेंगे, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब उसके जनरली घर वाले होते हैं, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम उस पर्सन को, हम उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मान लेंगे? एसएससी मान लेंगे। तो यहां पे सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आप पे अगेन टैक्सेस लगाएंगी, इवन दो आपकी ड्यूरिंग द ईयर डेथ होती है, सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, सरकार टैक्स लगाएगी। लेकिन सरकार किसके हाथों में लगाएगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में लगाएगी, उसके घर वाले जो होंगे उनके किसी भी पर्सन के हाथ में। फिर तो उस पर्सन को, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथों, उस पर्सन को मान लिया जाएगा ही इज द एसएससी। क्यों? एक्चुअल में तो वो एसएससी है ही नहीं, इसलिए लॉ ने वर्ड यूज क्या किया? डीम टू बी, यानी वो मान लिया जाएगा यही एसएससी है, अदरवाइज वो एक्चुअल में एसएससी नहीं है, एक्चुअल में कोई और पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है अ पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। अब पहला डिस्कशन है सर, ये एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमें अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें टीडीएस काटना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया, मींस एसएससी इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन बताई मैंने, मींस पर्सन हु हैज टू डिडक्ट टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, बट वो उसने काटा ही नहीं। अगर उसने पैसा नहीं काटा या सरकार के पास काटने के बाद जमा नहीं किया, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जितना भी टैक्स कटता है किसी का भी जिसको आप पेमेंट करेंगे, और जो पेयर होता है उसको टैक्स काटना होता है, और वो टैक्स जितना भी उसका कटता है, परसेंटेजेस है इनकम टैक्सेस में, वो फिर टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है सरकार के पास। दो चीजें हैं इसमें, दोनों चीजें कवर होंगी। यहां तो आपने काटा ही नहीं, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट है।
दूसरी बात, आपने काटा लेकिन सरकार को दिया नहीं, आप अगेन विल बी कॉल्ड एन एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर फिर से आप एसएससी इन डिफॉल्ट बन गए तो आप मान लिए जाएंगे कि आप हमारे लिए क्या है, आप हमारे लिए एसएससी है। तो ये था एसएससी की टर्म्स, जनरल लेमैन लैंग्वेज में पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो ये है हमारा एसएससी। एसएससी की 5 डेफिनेशंस है टेक्निकली कि कब कब एसएससी, कौन पर्सन कब एसएससी मान लिया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास अभी कोई आइडिया नहीं उसके बारे में, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी नेक्स्ट क्लास भी। लेकिन अब कुछ बच्चों का डाउट और मेरा अपना भी डाउट, सर क्या हमें नोट्स मिलेंगे? आंसर इज नो, नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, जितनी भी मैं यहाँ पे मैं राइटिंग करता हूँ, जितना भी यहाँ लिखता हूँ, अगर आप इसे नोट डाउन करते हैं और जो मैं कहता हूँ, जो बातें करता हूँ, अगर आप उसे नोट डाउन करते हैं तो आपको किसी नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। फालतू में नोट्स वहां से यहाँ से ले आएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए बेहतर ये है, मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ, आप इतना अगर याद रखेंगे ना, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।